की शुरुआत 1958 फीफा विश्व कप के एक बड़े फुटबॉल मैच से होती है। ब्राजील और यूएसएसआर आमने सामने हैं और स्टेडियम में भारी भीड़ जमा है, लेकिन कमेंटेटर ब्राजील के खेलने के तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी दौरान हमें ब्राजील के लॉकर रूम की एक झलक मिलती है, जहां हम पेले से मिलते हैं, जो विश्व कप में खेलने वाला अब तक का सबसे युवा खिलाड़ी है। इसके बाद दृश्य 8 साल पहले का हो जाता है, जहां हम जूते चमकाने वाले और फुटबॉल खेलने के लिए उत्सुक बच्चों का एक झुंड देखते हैं। गरीबी के कारण उनके पास खेलने के लिए असली गेंद नहीं है, इसलिए वे अपने आस पड़ोस से कुछ कपड़े चुरा लेते हैं और उन्हें एक गेंद बनाने के लिए मोज़ों में भर देते हैं। जल्द ही वे छत से छत तक गेंद को लात मारकर उसे जमीन को छूने नहीं देते हुए बनाई हुई गेंद के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। हालांकि गेंद थोड़ी भारी है, लेकिन बच्चे इसे आसानी और शान से खेलते हैं। लेकिन खेल एक गंदे गड्ढे में जाकर खत्म हो जाता है। बाद में फुटबॉल खेल रहे बच्चों में से एक, डेको, अपनी माँ को एक कहानी सुनाता है कि वह अपने छोटे भाई जोका को घर ले जाते समय नदी में गिर गया था, लेकिन जोका आखिरकार कह देता है, लेकिन तुम फुटबॉल खेल रहे थे। माँ उनके फुटबॉल खेलने के खिलाफ है, इसलिए सजा के तौर पर वह उन्हें विश्व कप सुनने से मना कर देती है। अगले दृश्य में डेको के पिता और कुछ अन्य लोग एक बार में रेडियो पर फुटबॉल का खेल सुन रहे हैं। यह 1950 फीफा विश्व कप का फाइनल मैच है, ब्राजील और उरुग्वे के बीच, और हर कोई वास्तव में उम्मीद कर रहा है कि ब्राजील जीतेगा। बच्चे भी बार की टूटी हुई छत पर खेल के अपडेट सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ब्राजील हार जाता है और डेको के पिता रोने लगते हैं, तो चीजें दुखद हो जाती हैं। बार से निकलते समय वह डेको से टकराता है, जो अपने पिता को परेशान देखता है और किसी दिन उसे गौरवान्वित करने के लिए विश्व कप जीतने का वादा करता है। अगले दिन डेको की माँ उसे फर्श साफ करने में मदद करने के लिए अपने बड़े घर में अपनी नौकरी पर ले जाती है। वह उसे बताती है कि कैसे उसके पिता के चोटिल होने के बाद उसके फुटबॉल के सपने टूट गए। घुटने में चोट लगते ही उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया और छोड़ दिया। कोई बीमा नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या आपको लगता है आपके पिताजी चौकीदार बनना चाहते थे? बाकी जिंदगी टॉयलेट साफ करने में लगाना चाहते थे? वह डेको के भी चोटिल होने के बारे में चिंतित है। यही वजह है कि वह नहीं चाहती कि वह फुटबॉल खेले। जैसे ही वह रसोई से बाहर निकलती है, अमीर लड़कों का एक समूह आता है और आगामी टूर्नामेंट के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वे बताते हैं कि एक प्रसिद्ध फुटबॉल मैनेजर, वाल्डेमार डेटो, वहां सेंटोस नामक प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब के लिए खिलाड़ियों की तलाश में होगा। अमीर लड़के खुद को प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में देखने का सपना देखते हैं। डेको उनकी बातचीत में शामिल होने की कोशिश करता है और एक स्थानीय फुटबॉल खिलाड़ी बेली का नाम लेता है, लेकिन गलती से पेले कह देता है। दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पेले नाम से चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर टीम का कप्तान जोस गेंद को लात मारता है और डेको की बाल्टी को गिरा देता है। उसी समय डेको की माँ वापस आती है और अपने बेटे के व्यवहार के लिए माफी मांगती है, भले ही वह दोषी नहीं था। जाने से पहले डेको लड़कों द्वारा लाए गए अखबार का एक टुकड़ा पकड़ लेता है, जिसमें फुटबॉल टूर्नामेंट का जिक्र होता है। टूर्नामेंट में खेलने के लिए डेको ने अपनी टीम इकट्ठी कर ली, मगर उसका भाई उसे याद दिलाता है कि उसने आज जूते चमकाने का वादा किया था। इसके बावजूद डेको अपनी बात पर अड़ा रहा। वो सब आयोजकों के पास गए और अपना नाम टूर्नामेंट में लिखवा लिया। पहले तो असली गेंद से खेलने में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वो उनकी खुद बनाई गेंद से काफी हल्की थी। लेकिन धीरे धीरे टीम नई गेंद के साथ सहज होने लगी। उन्होंने चादरों से खुद की जर्सी बना ली। गरीब दिखने और उनके पास सही फुटबॉल किट न होने के बावजूद डेको और उसके दोस्तों ने कमाल का हुनर दिखाया। वो टूर्नामेंट की लगभग हर टीम से बेहतर साबित हुए। वो फाइनल तक पहुंच गए, जहां उनका मुकाबला उसी लड़कों के ग्रुप से हुआ जिन्होंने पहले उन्हें डेको की मां के काम वाली जगह पर चिढ़ाया था। ये लड़के बड़े और ज्यादा अच्छे सामान से लैस थे। वो डेको की टीम को बिना जूतों वाले कहकर चिढ़ा रहे थे। ये तो बिना जूतों वाले कहलाते हैं ना, क्योंकि ये बिना सही फुटबॉल के जूते पहने खेल रहे हैं। ये ताना सुनकर डेको की टीम ने अगले मैच के लिए जूते खरीदना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना ली। पैसे जुटाने के लिए उन्होंने मूंगफली चुराकर बेचने का फैसला किया ताकि वो सेकेंड हैंड जूते खरीद सकें। हालांकि उनका ये प्लान लगभग फेल हो जाता है जब एक ट्रक ड्राइवर उन्हें चोरी करते हुए देख लेता है और उनका पीछा करता है।
बच निकलने में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन डेको और उसके दोस्त किसी तरह भागने में कामयाब हो जाते हैं। मूंगफली भूनने के बाद वो बाजार में ज्यादा ग्राहक जुटाने के लिए जाते हैं। वो 2 पैकेट मूंगफली खरीदने वालों को मुफ्त में जूते चमकाने की पेशकश करते हैं। जब ग्रुप लोगों को मूंगफली बेच रहा होता है, तभी फाइनलिस्ट लड़कों का ग्रुप वहां आ जाता है और उन्हें फिर से चिढ़ाना शुरू कर देता है। वो डेको की टीम के हर एक को चिढ़ाते हैं। डेको उनके तानों से गुस्से में आ जाता है और लीडर को मार देता है, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में लड़ाई हो जाती है। डेको का पिता ये सब देखता है, लेकिन बीच में नहीं आता। घर वापस आने पर डेको की माँ उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर पूछताछ करती है। जवाब में वो झूठ बोलता है कि उसे उसके टीचर ने मारा है। डेको की माँ टीचर से बहुत नाराज हो गई और अपने बेटे की मदद के लिए अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार थी। लेकिन डेको के पिताजी ने भी अगले दिन टीचर से बात करने की जिम्मेदारी ले ली। जब माँ काम पर चली गई, तो डेको के पिता उसे टूर्नामेंट के लिए ले गए। रास्ते में उन्होंने उससे पूछा कि वो क्यों लड़ रहा था। लड़कों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का पता चलने पर डेको के पिता ने उससे कहा कि अगर वो पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता है, तो उसे खुद पर शर्म नहीं आनी चाहिए। पिता का साथ पाकर डेको खुश हो गया। आखिरकार टूर्नामेंट का बड़ा दिन आ गया। डेको ने देखा कि उसका एक दोस्त चश्मा नहीं लगा रहा है। उसे 4 आंखों वाला कहलाने का डर था। एक अन्य दोस्त ने अपने लंबे बाल छिपाने के लिए टोपी पहनी थी। मोटे लड़के ने सेकेंड हैंड बूट लाए, लेकिन वे बहुत बड़े लग रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग अमीर लड़कों को चीयर कर रहे थे, लेकिन अनाउंसर ने डेको की टीम को जूते रहित कहा और उनके कप्तान को पेले कहा। कैप्टन बी की अगुवाई वाले जूते रहित खिलाड़ी गुस्से हो गए, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें शांत कराया। अनाउंसर ने दर्शकों का परिचय स्टार गेस्ट वाल्डेमार डेटो से भी कराया, जो सेंटोस फुटबॉल क्लब के लिए खिलाड़ियों की तलाश कर रहे थे। ढीले बूटों ने डेको और उसकी टीम की रफ्तार को कम कर दिया, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। इस मौके का फायदा उठाकर विरोधी टीम ने एक के बाद एक गोल दागे और स्कोर 6-0 कर लिया। डेको और उसकी टीम हताश थी और बेईमानी से खेलने वाले विरोधियों से गुस्से में थी। गुस्से में पेले कहलाए जाने पर डेको विरोधियों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दर्शकों के बीच अपने पिता को देखकर रुक जाता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है कि खुद पर शर्म नहीं करनी चाहिए। वो असहज जूतों को छोड़कर उसी तरह खेलने का फैसला करता है जैसे वो अपनी गली में खेलते हैं। गेंद मिलने के बाद वो आंखें बंद कर लेता है और अपने मोहल्ले में खेलने की याद दिलाता है। विरोधियों के बीच कुशलता से निकल जाता है। अपने शानदार प्रदर्शन से वो भीड़ को चौंका देता है और पहला गोल दाग देता है। उसका ये जज्बा उसके साथियों को प्रेरित करता है। उन्हें दिखाता है कि उनके पास शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। वो सब उसका पीछा करते हैं, अपने बड़े जूते उतार फेंकते हैं और अपने तरीके से खेलते हैं। अचानक खेल में नाटकीय मोड़ आता है और डेको की टीम हावी होने लगती है। विरोधी टीम को बेबस छोड़ देती है। डेको का हर साथी अपने विरोधियों को छकाने और गोल करने में कामयाब होता है। स्कोर 6-5 कर देता है। दुर्भाग्य से मैच खत्म हो जाता है और डेको की टीम हार जाती है। फिर भी उनकी मनोरंजक परफॉर्मेंस से भीड़ प्रभावित होती है। वो पेले नाम जप लगाना शुरू कर देते हैं। जीत के बावजूद जोस डेको को ईर्ष्या से देखता है। अखबार के फोटोग्राफर ने जूते रहित टीम की तस्वीर खींची। वाल्डेमार ने डेको के पिता को अपना बिजनेस कार्ड दिया। उन्हें वो आदमी दिखाई दिए जिनसे उन्होंने दूसरे दिन मूंगफली चुराई थी और उनका पीछा किया गया, जिससे लड़के जंगल में भागने लगे। डेको के दोस्तों में से एक फिसल कर गिर जाता है और डेको उसकी मदद करने के लिए वापस दौड़ता है। वो उसे छिपाने के लिए जमीन में एक छोटे से गड्ढे में ले जाता है। जबकि वे इंतजार करते हैं, डेको का दोस्त उसका हौसला बढ़ाता है, यह कहते हुए कि डेको अपने कौशल से झुग्गियों से भाग सकता है। अचानक बारिश होने लगती है, जिससे भूस्खलन हो जाता है। डेको किसी तरह गड्ढे से निकलने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त फंस जाता है। डेको मदद के लिए चिल्लाता है और आदमी उसकी चीख सुनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे लड़के को बचा नहीं सकते। दिल टूटकर डेको घर लौट आता है और अपनी माँ के सामने रोता है। अपने दोस्त की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वह उसे सब कुछ बता देता है, टूर्नामेंट के बारे में, लड़ाई के बारे में और चोरी के बारे में। वह वादा करता है कि वह फिर कभी फुटबॉल नहीं खेलेगा। आदमी अपनी पत्नी को वाल्डेमार का बिजनेस कार्ड देता है। वो उसे दराज में रख देती है। स्कूल न जाने का नतीजा दिखाने के लिए
वह अपने पति को कहती है कि अगले दिन डेको को अपने काम पर ले जाए। अगले दिन डेको का पिता उसे अपने कार्यस्थल पर ले जाता है। वे अस्पताल में सबसे गंदा काम करते हैं, जैसे शौचालय साफ करना और मरीजों को पेशाबदान देना। डेको बहुत उदास है। उसे अपने दोस्त की मौत के गम से बाहर निकालने के लिए पिता उसे आम से खेलकर खुश करने की कोशिश करता है। वह डेको को बताता है कि जब वह छोटा था तो वह कच्चे आमों का अभ्यास के लिए इस्तेमाल करता था और पके आमों का कौशल बढ़ाने के लिए। डेको उसे नजरअंदाज कर देता है, अपनी माँ से किए वादे को निभाते हुए। डेको अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने से भी मना कर देता है, यहाँ तक कि वह अखबार को भी फेंक देता है जिसमें उनकी तस्वीर होती है। उसकी माँ देखती है कि डेको की आंखों में सुस्ती है। एक दिन पिता एक डिब्बे में आम फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। डेको खुद को रोक नहीं पाता है और एक आम सीधे डिब्बे में फेंक देता है। तब उसका पिता बताता है कि वह सिर्फ नाटक कर रहा था और असल में तो उसने सबसे दूर के डिब्बे में आम मारा था। प्रेरित होकर डेको आमों से अभ्यास करने में अपने पिता के साथ शामिल हो जाता है। पिता डेको को अपने कौशल सिखाना शुरू करता है। कुछ साल बाद अब डेको 15 साल का हो गया है। अब वह आमों को आसानी से संभाल लेता है। उसकी माँ उसे अपने पिता के साथ अभ्यास करते हुए देखती है, लेकिन बीच में नहीं आने का फैसला करती है। वह पूरी रात इस बारे में सोचती है और अंत में फुटबॉल स्काउट को फोन करने का फैसला करती है। वह उस आदमी को दूर से डेको के अभ्यास को देखने के लिए ले आती है। जब डेको घर लौटता है तो वह वाल्डेमार को अपने घर के अंदर इंतजार करते हुए देखकर चौंक जाता है। वाल्डेमार डेको को स्थानीय फुटबॉल क्लब के ट्रायल में भाग लेने का सुझाव देता है। डेको अपने परिवार को अलविदा कहता है और सेंटोस की यात्रा करता है। अगले दृश्य में डेको सेंटोस में पेशेवर फुटबॉल टीम के लिए ट्राई आउट सेशन में भाग ले रहा है। कोच छात्रों को घर पर खेले जाने वाले उनके पुराने तरीके को भूल जाने और यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीमों की तकनीक में महारत हासिल करने के लिए कहता है। वह डेको को हमेशा की तरह खेलने के लिए डांटता है। ट्राई आउट सेशन के बाद बच्चे एक इमारत में इकट्ठा होते हैं, यह जानने के लिए कि टीम में कौन रहेगा। डेको जूनियर टीम की लिस्ट में अपना नाम न पाकर निराश हो जाता है और वह कैंप छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक सहायक तब युवा टीम की लिस्ट लगाता है, जहां डेको को अपना नाम मिलता है और उसकी प्रशिक्षण यात्रा शुरू होती है। डेको को साइड फ्लिप तकनीक का उपयोग करके फुटबॉल को किक मारना फिर से सीखना होगा। हर दिन प्रशिक्षण के बाद कोच उन्हें फुटबॉल मैच दिखाता है, इस बात पर जोर देते हुए कि ब्राजील ने अपने कई मैच ब्राजीलियाई फुटबॉल खिलाड़ियों के पुराने खेलने के तरीके के कारण गंवा दिए। शाम को वाल्डेमार नई तकनीक में महारत हासिल करने के डेको के हताश प्रयासों को देखता है, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। अगले दृश्य में डेको पेनल्टी लेने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उसके साथी बड़बड़ाते हैं कि वह कभी गोल नहीं करता। उस शाम वह अपने आंसू नहीं रोक सकता। वाल्डेमार डेको को अपने सूटकेस के साथ शिविर छोड़ते हुए देखता है। वह डेको को रेलवे स्टेशन पर ढूंढ लेता है। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो मिस्टर डेटो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वाल्डेमार पूछता है। मैं आपसे भी यही पूछने जा रहा था, डेको जवाब देता है। उसे लगता है कि अकादमी में उसके खेलने के तरीके को स्वीकार नहीं किया गया है और कोच उसे पसंद नहीं करता, और अगर मैं अब स्कूल वापस नहीं जाता तो मैं टॉयलेट साफ करने का काम करूंगा। और इसमें क्या गलत है शौचालय साफ करने में? वाल्डेमार सवाल करता है। नहीं, गलत यह है कि दूसरे खिलाड़ी जिस तरह खेलते हैं उस तरह मैं नहीं खेल सकता, डेको जवाब देता है। वह उसे इस शैली की कहानी बताता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली अफ्रीकी गुलामों के साथ ब्राजील पहुंचे। कई अफ्रीकी खुद को बचाने के लिए जंगल में भाग गए। उन्होंने जिंगा बनाई, जो कपोएरा की नींव है। गुलामी खत्म होने के बाद कपोएरा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। कपोएरा करने वाले लोगों ने फुटबॉल को गिरफ्तार किए बिना का अभ्यास करने के लिए एक आदर्श तरीका माना। यह समय के साथ विकसित हुआ और ब्राजील का हिस्सा बन गया। हालांकि 1950 के विश्व कप में कई लोगों का मानना था कि शैली ही ब्राजील के हारने का कारण थी। वाल्डेमार का कहना है कि जिंगा डेको का हिस्सा है और वह पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि वह वास्तव में कौन है, या वह अपनी ट्रेन पकड़ सकता है। वाल्डेमार चला जाता है। डेको की ट्रेन आ जाती है, लेकिन वह रुकने का फैसला करता है। अगले दिन मैच के दौरान डेको कुछ खराब चालें चलता है, जिससे वो खुद और उसका कोच दोनों निराश हो जाते हैं।
हताश होकर वो अपने पिता के साथ आम के फल का इस्तेमाल करके की गई ट्रेनिंग को याद करता है और देखता है कि वाल्डेमार उसे चीयर कर रहा है। इससे प्रेरित होकर वो अपने ही अंदाज में खेलने का फैसला करता है और गेंद को आसानी से विरोधियों को छकाते हुए ड्रिबलिंग करता है। कोच की रुकने की मांग को वो नजरअंदाज कर देता है। आखिरकार वो आम के साथ किए अभ्यास की तरह गेंद को हवा में ऊपर उछालता है और उसे शानदार तरीके से सीधा जाल में गोल कर देता है। उसके साथी खिलाड़ी और विरोधी भी उसे गोल के लिए बधाई देते हैं। कोच उसे बुलाता है और पूछता है, ये क्या बवाल था? मुझे माफ करना, डेको जवाब देता है। डेको लगातार कमाल करता रहता है। मैच में 4 गोल दागकर अखबारों में सुर्खियां बटोर लेता है। टीम में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी होने के बावजूद वो अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है। इस बीच उसका पिता हर मैच को सुनता है और अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व से तालियां बजाता है। एक रात वाल्डेमार डेको को उसकी पुरानी तकनीक से गोल करने का अभ्यास करते हुए देखता है। वो डेको को गोल करने में असफल देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि डेको जानबूझकर सभी गेंदों को क्रॉसबार पर मार रहा है। इसके तुरंत बाद दीवार पर खिलाड़ियों की नई लिस्ट टांग दी जाती है। डेको को उस पर अपना नाम नहीं मिलता, लेकिन पता चलता है कि उसे जूनियर टीम से प्रो टीम में प्रमोट कर दिया गया है। देश भर की टीमों के साथ मैच खेलते हुए अब बहुत से लोग उसके मैच देखने आते हैं। यह देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि 15 साल का ये धाकड़ खिलाड़ी अपने जादुई अंदाज में कैसे खेलता है। एक दिन उसकी माँ को एक डिलीवरी मिलती है, लेकिन उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। पता चलता है कि डेको ने घर पर अचानक आने का फैसला किया था। कुछ तोहफे लाया था, जिसमें एक चूल्हा भी शामिल था। वह अपने पिता को एक पोर्टेबल रेडियो देता है ताकि वो उसके मैच सुन सकें। डेको का भाई सुझाव देता है कि कल ब्राजील की टीम के चयन की खबर सुने, लेकिन उनकी माँ उसे याद दिलाती है कि उस समय उसे स्कूल में होना चाहिए और उसके पिता को काम पर जाना है। डेको सभी को बताता है कि उसे सुनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए बहुत छोटा है। इसके बावजूद वे घबराकर 1958 विश्व कप के लिए ब्राजील की राष्ट्रीय टीम की घोषणा सुनते हैं। डेको को राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने की कोई उम्मीद नहीं है और उनके आश्चर्य से डेको का नाम चुना जाता है। वो खबर सुनकर दंग रह जाता है और टीम में चुने जाने पर यकीन नहीं कर पाता। जाने से पहले उसका पिता उससे कहता है कि 1950 के बाद से हर एक मैच के साथ ब्राजील की उम्मीदें कमजोर पड़ जाती हैं और अब सिर्फ डेको ही उम्मीद है। वो उसे अपनी पुरानी वर्दी देता है जिस पर पेले लिखा होता है। ये तो उन अमीर बच्चों ने मुझे चिढ़ाने के लिए बुलाया था, डेको नाखुश होकर कहता है। नहीं बेटे, ये नाम लोगों ने तुम्हें तब दिया था जब उन्होंने तुम्हें जिंगा के साथ खेलते देखा था और जब मैंने तुम्हें वो करते देखा जो मैं नहीं कर सका। पिता अपनी कहानी बताता है। जब वो पहली बार प्रोफेशनल फुटबॉलर बना था तो वो खूबसूरत जिंगा के साथ खेलना चाहता था। उसने एक मैच में सिर से ही 5 गोल दाग दिए थे, लेकिन एक पल में वो घबरा गया और उसी दौरान उसे चोट लग गई। ये वो पल था जब उसने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया और यही वो चीज है जो खूबसूरत जिंगा के खेल को खतरनाक बना देती है। पेले निकल जाता है और फिर अपनी टीम के साथियों से मिलता है। एक और खिलाड़ी जो जिंगा स्टाइल में भी खेलता है पेले को धक्का देता है, लेकिन ये सिर्फ मजाक होता है और वो छोटा ऑस्कर आइजैक एक अच्छा और फ्रेंडली लड़का लगता है। वो पेले को टीम के सभी सदस्यों से मिलवाता है। हालांकि रिपोर्टरों के लिए असली स्टार जोस है, वही अमीर लड़का जिसने बचपन में पेले को तंग किया था। मेरा परिवार इटली का है और मुझे उसी स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई है। जोस फिर से पेले को चिढ़ाता है, ये कहते हुए कि उसके पास आधुनिक यूरोपीय स्टाइल की कमी है। रिपोर्टर कुछ खिलाड़ियों के जिंगा स्टाइल पर मजाक उड़ाते हैं। पेले उनका सामना करता है, लेकिन नेशनल टीम का कोच बीच में आ जाता है और ये वादा करता है कि टीम अब जिंगा स्टाइल में नहीं खेलेगी। इसके बाद नेशनल टीम का कोच पेले को बुलाकर उसे जिंगा स्टाइल फुटबॉल खेलने से मना करता है। अगले दिन पेले कोच के सुझाव के मुताबिक यूरोपीय स्टाइल में खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये मुश्किल लगता है। जोस रिपोर्टरों के सामने जिंगा खिलाड़ियों का मजाक उड़ाता रहता है और कहता है कि वे बहुत खराब खेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम वो नहीं कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, वाल्डेमार बीच में बोलता है। क्या हो अगर हमने 50 में गलती कर दी थी? पेले स्कॉट आइजैक से बड़बड़ाता है। मुझे सिर्फ इतना पता है
कि कोच ही स्टार्टिंग लाइनअप चुनता है। आज उसे दिखाओ कि तुम जोस की तरह खेल सकते हो तो तुम्हें मौका मिल सकता है, लेकिन अगर तुम जिंगा के साथ खेलोगे। उसी दिन बाद में जब कोच टीम का शुरुआती खिलाड़ी चुन रहा होता है, पेले को यूरोपीय तरीके से खेलने में परेशानी होती है। आखिरकार वह जिंगा खेलने का फैसला करता है। कोच उससे इसे रोकने के लिए कहता है और बाकी खिलाड़ी भी पेले की हरकतों को पसंद नहीं करते। नतीजा, वह खुद पर शक करने लगता है, जिसकी वजह से वह गलत तरीके से गेंद को लात मारता है और उसका घुटना चोटिल हो जाता है। टीम का डॉक्टर उसका परीक्षण करता है और दुखी होकर बताता है कि चोट के कारण वह शायद विश्व कप में नहीं खेल पाएगा। रात में पेले अपनी मां को फोन करके उन्हें चोट के बारे में बताता है। उन्हें नहीं पता कि मैं कब फिर से खेल पाऊंगा, मुझे स्कूल में ही रहना चाहिए था, पेले पछतावा करता है। यह सुनकर उसकी मां भले ही घबरा जाती है, लेकिन फिर भी उसे हिम्मत रखने और अपना ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अगले दिन डॉक्टर ये नहीं बता पाता कि पेले को ठीक होने में कितना समय लगेगा, लेकिन पेले को बदलने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए कोच उसे वैसे भी स्वीडन ले जाने का फैसला करता है। रिपोर्टर जिंगा शैली का मजाक उड़ाते रहते हैं, यह बताते हुए कि ब्राजील के एक खिलाड़ी को जिंगा खेलने की कोशिश करते समय चोट लग गई। विश्व कप शुरू होता है और स्वीडन की टीम ब्राजील की टीम को उनके छोटे कद और पुराने खेलने के तरीके के लिए चिढ़ाती है। जोस भले ही काफी बातूनी है, लेकिन उनका बचाव करने के लिए कुछ नहीं कहता। डॉक्टर ब्राजील की पारंपरिक दवाइयों से पेले की चोट का इलाज करते हैं। वो बताता है कि यहाँ रेफरी हर खेल के बाद गेंद रख लेते हैं और जीतने वाली टीम की गेंद ब्राजील ले जाने का वादा करता है। इस बार पेले धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। इस बीच ब्राजील की टीम शुरुआती कुछ मैच जीतने में कामयाब हो जाती है। चूंकि खेल बहुत ही कठिन और प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, तो टीम के कई खिलाड़ी घायल हो जाते हैं, जिनमें जोस भी शामिल है। कोच डॉक्टरों से पेले की चोट के बारे में पूछता है। जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर है, लेकिन घुटना अभी भी बहुत कमजोर है, तो क्या आप उसे खेलने की इजाजत देंगे? डॉक्टर जवाब देता है, उसे बहुत दर्द होगा। कोच समझता है और कोई विकल्प न बचा होने के कारण घायल पेले को देश के लिए खेलने के लिए कहा जाता है। घबरा कर पेले उल्टी कर देता है और कोच उसे खींचकर मैदान पर ले जाता है, उससे खुद को संभालने का आग्रह करता है। डॉक्टर पेले के पास जाता है और उसे जिंगा खेलने के खिलाफ चेतावनी देता है, क्योंकि यह उसके कमजोर घुटने के लिए बहुत खतरनाक है। अगले दृश्य में पेले अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरता है। उसका कोच उसे याद दिलाता है कि योजना से चिपके रहे और यूरोपीय तरीके से फुटबॉल खेले। कमेंटेटर पेले का मजाक उड़ाते हैं, जो अपने साथियों के बीच भी छोटा दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से वह विश्व कप में देखा गया अब तक का सबसे युवा खिलाड़ी है और यहाँ की भीड़ उसकी मजबूरी पर मजे ले रही है। उनकी मत सुनो, वाल्डेमार उसे हिम्मत दिलाता है। मैच के दौरान पेले वैसा ही खेलता है जैसा उसके कोच ने सुझाया था और सोवियत खिलाड़ी उसे बार बार धक्का देते हैं। इसके बावजूद ब्राजील की टीम यूएसएसआर टीम के खिलाफ जीत हासिल करने में कामयाब हो जाती है। फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में ब्राजील की टीम पहले हाफ के बाद 1-0 से पिछड़ जाती है। हाफ टाइम में जब पेले लॉकर रूम में इधर उधर देखता है, तो वह परेशान और घायल खिलाड़ियों को देखता है। निराश होकर वह जोस के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर उसका पैर ठीक हो जाए तो उसे दूसरे हाफ में उसकी जगह ले ले। हालांकि जोस मना कर देता है, यह समझाते हुए कि वह मानसिक रूप से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार नहीं है। वह पेले को बताता है कि बारू में उस दिन उन्होंने सभी को दिखाया था कि उनका वह हिस्सा, जिसे जिंगा कहते हैं, कितना खूबसूरत है। अब उन्हें यही चीज चाहिए। हाफ टाइम के बाद पेले वापस खेलने आता है। जब वह एक पास चूक जाता है तो वह जोस की तरफ देखता है, जो उसे हौसला देता है। फिर पेले गेंद को छीन लेता है और खिलाड़ियों के बीच बड़ी आसानी और सटीकता से ड्रिबलिंग करने लगता है। कोच उसे पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन पेले नहीं सुनता। भीड़ दंग रह जाती है, क्योंकि पेले गेंद को कुशलता से खिलाड़ियों के ऊपर से उछालता है और अपनी टीम के लिए शानदार गोल दागता है। उसी समय बार में टीवी के सामने उसका पिता गर्व से उसके लिए चिल्लाता है। जैसे ही स्कोर बराबर हो जाता है, पेले 2 और गोल दागता है, जिससे उसकी टीम की जीत पक्की हो जाती है और फाइनल में उनकी जगह बन जाती है। अब उसका मजाक उड़ाने के बजाय कमेंटेटर पेले को 17 साल का जादूगर कहते हैं। खेल के बाद
पिता घर आता है और बताता है कि उनका बेटा बेहतर महसूस कर रहा है और उसने 3 गोल भी किए। जैसे ही स्वीडन के खिलाफ फाइनल मैच नजदीक आता है, ब्राजील के राष्ट्रीय कोच टीम को एक बैठक के लिए इकट्ठा करते हैं और टीम को यूरोपीय शैली का फुटबॉल खेलने का आदेश देते हैं। वह उन्हें कुछ रणनीतिक युक्तियां सिखाने की कोशिश करता है और सुझाव देता है कि वे स्वीडिश खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेशन की नकल करें। प्रशिक्षण में वह खिलाड़ियों को फॉर्मेशन के साथ खेलने की कोशिश कराता है, लेकिन खेल में कोई सुधार नहीं देखता है। टीम देखती है कि स्वीडिश टीम जर्मन टीम के खिलाफ बेईमानी से खेल रही है। स्वीडन अपने गंदे खेल के लिए जाना जाता है। स्वीडिश खिलाड़ियों द्वारा जर्मन खिलाड़ियों में से एक को चोट लगने के कारण उसका करियर खत्म हो जाता है, जिससे ब्राजीलियाई डर जाते हैं। 2 टीमों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वीडिश टीम के कोच ब्राजील के खेलने के तरीके का मजाक उड़ाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर ब्राजील इसी तरह खेलता रहा तो वो फाइनल हार जाएगा, जैसा उन्हें 1950 में हारना पड़ा था। वो ये भी कहते हैं कि वो जल्दी ही पेले को खेलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। एक एक करके वो सभी ब्राजीली खिलाड़ियों को नीचा दिखाना शुरू करते हैं, उनकी कमियों के बारे में बताते हैं। डिज्मा सेंटोस जब वो किशोर थे, फैक्ट्री में काम करते वक्त उनके हाथ में चोट लग गई थी। राइट विंगर गिन्हा जन्म से ही टेडी रीढ़ की हड्डी के साथ पैदा हुआ था और उसका एक पैर दूसरे से छोटा है। वो नेशनल टीम का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। ब्राजील के कोच गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। रात में पेले अपने पिता को फोन करता है और टीम की खराब स्थिति के बारे में बताता है। ये सुनकर उसके पिता उसे सुझाव देते हैं कि वो टीम को एकजुट करे, वैसे ही जैसे वो बचपन में करता था। मैंने सुना लड़के तुम्हें भी बुला रहे हैं, वो पेले को आश्वस्त करते हैं। ये बेवकूफी है, ये एक निशानी है, अब पी का समय आ गया है। उसके पिता उसे हिम्मत दिलाते हैं। अगले दिन पेले कैफेटेरिया में गेंद को बाउंस करना शुरू करता है, लेकिन ब्राजील की पूरी टीम उदास है। अरे ये क्या हो रहा है? पेले खिलाड़ियों को चैलेंज करने की कोशिश करता है। जोस पेले का साथ देता है, तुम अकेले ये नहीं कर पाओगे। और एक एक करके वो सब चैलेंज में शामिल होने लगते हैं। वो गेंद को इधर उधर किक मारना शुरू करते हैं, उसे जमीन को नहीं छूने देते। खेल के दौरान गलती से वो किचन में एक केक को बर्बाद कर देते हैं और होटल के एक अमीर रहने वाले के टेबल पर रखे चीनी के डिब्बे को भी गिरा देते हैं। मुझे माफ करना सर, आप मुझे थोड़े जानते लग रहे हैं। पेले माफी मांगते हैं। कोच अपनी टीम को यूं मस्ती करते देख परेशान हो जाता है। वो गेंद को होटल से बाहर निकालने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पेले फाइनल किक लगाने में नाकामयाब होता है और पानी में गिर जाता है। अगले दिन कोच टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें सिर्फ फॉर्मेशन और दूसरे यूरोपीय स्टाइल की फुटबॉल सिखाने के लिए अपनी गलती स्वीकार करता है। और कल जब वो होटल में गेंद के पीछे भाग रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि जिंगा ही उनका असली स्टाइल है। यही बात ब्राजीलियन फुटबॉल को खास और शानदार बनाती है। वो सुझाव देते हैं कि टीम फाइनल अपने ही स्टाइल में खेले और दुनिया को ब्राजीलियन फुटबॉल की खूबसूरती दिखाए। फाइनल का दिन है और दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। जर्सी के रंग मिलते जुलते होने के कारण ब्राजीलियन टीम को नीली जर्सी पहननी पड़ती है। सीटी बजती है और स्वीडिश खिलाड़ी जानबूझकर पेले को चोट पहुंचाने की कोशिश में उसे धक्का देना शुरू कर देते हैं। स्वीडिश टीम खेल शुरू होने के 4 मिनट के अंदर ही गोल कर देती है। ब्राजील के सभी समर्थक स्वीडिश खिलाड़ियों को देखकर चौंक जाते हैं, जो पेले के चारों ओर घूम रहे हैं और उसे गेंद लेने से रोक रहे हैं। पेले की मां अपने जज्बात रोक नहीं पाती और रेडियो चालू कर देती है, जो उसका बेटा उन्हें लाकर दिया था। लेकिन जल्द ही ब्राजील के खिलाड़ी खुद को संभाल लेते हैं और पेले टीम के लिए पहला गोल करने में मदद करता है। एक के बाद एक ब्राजील की टीम गोल दागती है और पेले भी गोल दागता है। उसकी मां गुस्से में बार में घुसती है और अपने बेटे को विश्व कप जीतते हुए देखती है। जल्द ही अंतिम सीटी बजती है और खेल 5-2 के स्कोर के साथ खत्म हो जाता है। ब्राजील ने इतिहास में पहली बार विश्व कप जीता है। पेले भावनाओं के तूफान में बेहोश हो जाता है। पेले के सभी साथी मैदान में दौड़ पड़ते हैं और उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। पूरा ब्राजील अपनी जीत का जश्न मनाता है और डॉक्टर ने जैसा वादा किया था, गेंद को चुरा लेता है। फिर दृश्य असली पलों में बदल जाता है, जब ब्राजील ने फाइनल जीता था 29 जून 1958।
वह दिन जब ब्राजील ने अपना पहला विश्व कप जीता था। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। मुझे घर छोड़ने के बाद सिर्फ 18 महीने ही हुए थे, लेकिन सालों जैसा लगा। मेरी माँ और पिताजी मेरी अगवानी के लिए बाहर आए और पिताजी ने मुझे उस वादे की याद दिलाई जो मैंने किया था। आखिरी दृश्य में हमें बताया जाता है कि कैसे पेले को 1961 में ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खजाना घोषित किया गया था। पेले के पास सबसे ज्यादा गोल करने का विश्व रिकॉर्ड है और वह विश्व कप में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। वह 3 फीफा विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। एक रिकॉर्ड पेले कभी नहीं तोड़ पाए, वह था एक खेल में 5 गोल करना। यह रिकॉर्ड उनके पिता के नाम है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।